भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। आज की जो उनकी स्पीच थी वो किसी एक मुल्क के जो सरबराह की स्पीच नहीं थी, वो इस दुनिया के जो ग्लोबल साउथ के एज एक लीडर के तौर पर उनकी तकरीर को देखा जाएगा कि उन्होंने सिर्फ इंडिया की बात नहीं की, सिर्फ भारत की बात नहीं की, उन्होंने पूरी दुनिया की बात की है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे। देखिए वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे, वो हम उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को। नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। आज भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। सबसे बड़ा इसका फायदा एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को होगा, तीसरा फायदा इकॉनमी को होगा। मेरा ख्याल है अब हमें भी जो है अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचना चाहिए, ताकि दुनिया में हमारी भी इज्जत हो, ना कि हमारे सियासतदान जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो वो लोग छुपते फिरें कि जी बेकारी आ गए भीख मांगने के लिए। जो यूएई के अंदर जो COP28 जो इजलास हो रहा है उसके अंदर आज का दिन जो है वो मोदी जी के नाम रहा। आज की जो उनकी स्पीच थी वो किसी एक मुल्क के जो सरबराह की स्पीच नहीं थी, वो इस दुनिया के जो ग्लोबल साउथ के एज एक लीडर के तौर पर उनकी तकरीर को देखा जाएगा कि उन्होंने सिर्फ इंडिया की बात नहीं की, सिर्फ भारत की बात नहीं की, उन्होंने पूरी दुनिया की बात की है कि हमारे जो इक़दामात हैं, जो हमारे साबिक़ा जो इक़दामात है उसकी वजह से हमें उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आज भी हमने कुछ अच्छी चीज़ें ना की, अपने आप को तब्दील ना किया, अपने आप को चेंज ना किया, तो ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसका खमियाजा भुगतेंगी। तो उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने इक़दामात बताए कि किस तरीके से वो भारत के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं। तो उन्होंने इनोवेशन की बात की है कि हमें जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए। देखिए जो आजकल जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो जो इलेक्ट्रिक कार या बाइक्स नहीं आई, अगर आई भी है तो उनको जो हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, उसको सही तरीके से जो है वो यहाँ पर पजीराई नहीं मिल रही। आप अगर भारत की बात करें तो भारत में तो बड़े अरसे से जो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो लॉन्च की जा चुकी हैं, और जो आने वाले चंद साल हैं उनके अंदर वो जैसे बता रहे हैं कि 2030 के अंदर उनकी पूरी कोशिश है कि एक तो ये कि इस सारा जो कंजप्शन है इसकी ऑयल की, डीज़ल की, बर्निंग की, जैसे कि उसके साथ साथ कोयले की, उसको 50% तक लाया जाए। और असल में जो आपको पता है कि जो माहौलियाती आलूदगी, जो ये सारी जो पोल्यूशन है, जो कार्बन की जो आलूदगी इस फ़ज़ा में पाई जा रही है, उसके मेन जो ज़िम्मेदार हैं वो तो दो मुल्क हैं जो बड़े हैं, दो तीन हैं, चाइना, अमेरिका और जो है वो रशिया। लेकिन वो अपनी देखिए बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी नहीं वो पूरी कर रहे। सिर्फ वो ये उनका ये है कि वो किस तरीके से माल बटोरे, कैसे वो करें। जो माहौल गंदा होता है, कोई नुकसान हो रहा है, प्लेनेट को कोई नुकसान पहुंच रहा है, इंडिया को कोई नुकसान, वहाँ पर सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर, तो उससे उनको कोई गर्ज नहीं। उनको ये है कि जी जो मर्ज़ी जो हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज जो उन्होंने अपनी स्पीच की मोदी जी ने, उन्होंने इसमें जो एक ख़ास तौर पर उन्होंने जुमला बोला कि सिर्फ मेरा फ़ायदा, यानी कि कोई भी कंट्री है वो ये ना सोचे कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो, बल्कि ये बहुत ही नुकसानदेह बात है कि अगर आप सिर्फ अपने मुल्क का फ़ायदा सोच रहे हैं या अपना ही फ़ायदा सोच रहे हैं,
और आप कहते हैं कि जी ये जो दूसरे जो मुल्क है वो भाड़ में जाते हैं तो जाएं, तो उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो इन तीनों बड़ी कंट्रीज़ को उन्होंने टारगेट किया है। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरीके से बात की है, और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि उनके अंदर ये हौसला है। और इंडिया जो है वो जो कॉप 33 की बात कर रहा है, हाउ डू यू सी दिस? क्या कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त कॉप 33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले, और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे, और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े, ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। डू यू एग्री कि ये इज इट स्ट्रेटेजिक इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल रीच? देखिए चीमा साहब, मेरी जो नजर में सबसे बड़ा इसका फायदा एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को होगा, तीसरा फायदा इकॉनमी को होगा। लोग वहां आएंगे, जो ट्रैवल होता है वहां होटल होंगे, एयरलाइनें आएंगी, चीजें आएंगी। जिस तरह फीफा कहीं होता है, जब वर्ल्ड कप कहीं होता है, तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बूस्ट होती है, पूरी बूस्ट। यू हैव टू लुक द ब्रॉडर पिक्चर ओवरऑल। तो उसमें इनका स्टैचर बड़ा होगा, इंडिया का स्टैचर बड़ा होगा, इनकी इकोनॉमी पे असर होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, लोग देखेंगे। पूरा जब आपने देखा होगा जब दूसरी मुमालिक से लोग आते हैं तो शो केस होता है पूरा, आपका कैपिटल सिटी या जिस सिटी में होता है उसको शो केस करते हैं, लोग आके वहां देखें, खूबसूरत हो हर चीज। तो उसमें वो सारे फायदे उसकी बात की जा रही है, क्योंकि और आज उनकी मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने कहा हमारी पॉपुलेशन 17% है, लेकिन कार्बन उसमें पोल्यूशन में हमारा सिर्फ 4% हिस्सा है। तो इट वाज वेरी वेल रिटन स्पीच उनकी। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा। आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो, सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो। अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो। तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं। उसमें वो दे हैव डन इट। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है। इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के, वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल। तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो 7वीं सदी में पीछे चली जाए, मामू रशीद, हारून रशीद जो अब्बासी दौर था उसमें चली जाए। तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान, जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं होता।